इवनिंग। आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। ठीक है, नए चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, हमारी जो भी चैप्टर नया होता है, कि मान के चलो उसकी पहली क्लास हमारी जो होती है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होती है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मीन्स हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने जिस भी चैप्टर को डिस्कस किया, हमारा क्राइटेरिया यही रहा कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जिसकी वजह से जो हमारा सिलेबस वाला पार्ट है उसमें कहीं कोई इश्यू रहे। ठीक है, तो देखो, कोऑर्डिनेशन इस केमिस्ट्री की बात करें या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, तो देखो एक तरह से देखा जाए तो ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, एक तरह से उसी का पार्ट है। अगर उसी को हम लोग, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए या उपसह संयोजक बॉन्ड की बात की जाए, तो देखो हमने बात की थी, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो हमने बात की थी एक तो कोवलेंट बॉन्ड की, एक हमने बात की थी आयोनिक बॉन्ड की, और एक हमने बात की थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, देखो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने देख लिया है, ये वाला पार्ट के सिलेबस में नहीं है, और कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जनरल आइडिया आपको है ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है कि कोई भी एक्स, मान लो कोई भी एटम है और ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम के द्वारा डोनेट किए जाएंगे। ये सिंपल चीजें हैं, ये बस एक जनरल आइडिया आपको है, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा आइडिया बस आप लोगों को होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है इन सब चीजों का बस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग स्टार्ट करें या जो सहसंयोजक यौगिक है उसको हम लोग स्टार्ट करें, इससे पहले आपको जानना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। और देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैंने अभी बताया है, ये एक तरह से सिग्मा बॉन्ड ही होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एक ही एटम के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, जबकि इसमें हमने देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। अगर दो एटम्स हैं उनके बीच में अगर कोई सिग्मा बॉन्ड है तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा डोनेट किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कई बार इसको इस एरो से भी शो करते हैं। इस एरो का सिंपल मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई भी मान लो नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन सपोज अपना लोन पेयर दे रहा है किसी मेटल को, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, जो नाइट्रोजन और मेटल मेटल के बीच में, उसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों नाइट्रोजन ने डोनेट किए हैं। बस इतना सा इस सिंबल का मतलब है। ठीक है, ये मतलब एक ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए एक सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो देखो आगे बात करें हम लोग, तो देखो कुछ चीजें आप लोग पहले हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास सपोज दो या दो से ज्यादा सॉल्ट हैं, सपोज हमारे पास दो या तीन या चार या पांच जितने भी सॉल्ट है हमारे पास, और उन सॉल्ट्स को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात आप लोग।
अगर उन सॉल्ट्स को अगर हम लोग वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, दो या दो से ज्यादा, तीन चार, कितने भी साल्ट हैं, तो ये जो सॉल्ट हैं वो एक तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब आप ध्यान से समझना एक बात को, क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, या एक बार हम लोग कॉम्प्लेक्स ना बोल के इनको हम लोग बोलेंगे, वैसे बात वो की वही आएगी, लेकिन एक बार समझने के लिए बता रहा हूं, मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, आणविक यौगिक, या फिर एडिशन, योगात्मक कंपाउंड बनते हैं। ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक सॉल्ट्स को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में मिक्सअप करते हैं तो आणविक, में क्या बोलेंगे? आणविक या योगात्मक यौगिक बनते हैं। ये ध्यान रख लेना। मीन्स हम लोग ये कहेंगे सीधा सीधा कि दोनों साल्ट आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है? क्या बताया मैंने कि अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा सॉल्ट लेंगे, उनको एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, तो आपके पास मोलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, मतलब मोलिक्यूलर कंपाउंड्स या एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं या जो एडिशन कंपाउंड बने हैं, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। ये जो योगात्मक यौगिक बने हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और दो तरह का सीधा सा मतलब है, ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। इनको बोलते हैं, एक तो बनते हैं डबल सॉल्ट, और एक जो बनते हैं वो बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ, ठीक है? अब देखो, डबल सॉल्ट और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ये आप लोग समझ लो अच्छी तरह से। देखो, इनमें देखा जाए तो दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है। इसको हिंदी में बोलते हैं दिक् लवण। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दिक् लवण, या फिर जालक यौगिक भी बोलते हैं। ये दोनों इसी के नाम हैं हिंदी में। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। डबल साल्ट को क्या बोलते हैं? दिक् लवण या जालक यौगिक, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये दोनों वर्ड्स आप लोग ध्यान रखें। देखो, इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना कि जो जो साल्ट हमने मिलाए हैं, जो जो साल्ट हमने मिक्सअप किए हैं, या जो जो साल्ट हमने मिलाए हैं, इसमें क्या होगा कि जो भी साल्ट हमने मिलाए हैं और उस सॉल्ट में जितने भी आयन हैं, वो सारे के सारे आयन अपना अपना टेस्ट दे देंगे। मीन्स हम लोग जो डबल साल्ट है उसमें जितने भी आयन हैं वो सारे आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लोग अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो देखो, समझना कि अगर हम लोग एक तो ले लें K2SO4 और इसके साथ मिलाएं हम लोग Al2SO4 होल ट्राइस, तो दो साल्ट हो गए। और अभी मैंने आपको एक बात बताई है, मिलाएंगे किस में? वाटर में। तो ध्यान से समझना, सपोज मैंने कहा था दो या दो से ज्यादा सॉल्ट, तो दो सॉल्ट हो गए, इनको वाटर में मिला दिया, तो ये जो तीनों एक तरह से वाटर वगैरह मिलकर के क्या बनाते हैं? डबल साल्ट बनाएंगे। और डबल साल्ट कौन सा बनता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्राइस 24H2। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक तरह से ये दोनों तीनों, दोनों साल्ट और वाटर जो है वो ऐड हो गए हैं। अब होगा क्या, क्योंकि ये डबल साल्ट है, तो देखो डबल साल्ट है तो देखो पोटेशियम, कौन कौन से आयन है? पोटेशियम का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, और एल्यूमिनियम का टेस्ट देगा।
सारे आयंस का टेस्ट दे देगा अगर हम लोग डबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो, डबल सॉल्ट का मतलब इतना सा है कि जब दो या दो से अधिक सॉल्ट को मिलाया जाएगा तो वो मिलकर के डबल सॉल्ट बनाएंगे। और डबल सॉल्ट की खासियत ये है कि इस डबल सॉल्ट में जितने भी आयंस हैं वो सारे आयोनाइज्ड होकर के अपना अपना टेस्ट दे देंगे। उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आयन हैं। तो इसमें बेसिकली दो तीन चीजें देखी जाती हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है उसको बोलते हैं पोटास एलम, फिटकरी का फॉर्मूला है। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट, मोर्स सॉल्ट। ये आपने अगर टाइट्रेशन करवाई होगी उसमें यूज करते हैं हम लोग। और एक कंपाउंड और पढ़ते हैं हम लोग डबल सॉल्ट में, KCl डॉट 6H2, और इस कंपाउंड का नाम है कार्नेलाइट। इनका नाम जरूर याद रख लेना यार। अब तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ा दिया आरपीएससी वगैरह ने, वरना 5-7 साल पहले ये भी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे आरपीएससी के। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेना, पोटासलम, मोर सॉल्ट और कॉर्नेलाइट। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। तीनों जो कंपाउंड हैं वो डबल साल्ट की कैटेगरी में आते हैं। डबल साल्ट का कंसेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को क्या है। इसमें जितने भी आयन हैं वो सारे आयंस अपना अपना टेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें, एक तरह से हमने प्रोसेस वो की वही अडॉप्ट की है। हमने प्रोसेस जो है वो की वही अडॉप्ट की है, बस बनने वाला जो कंपाउंड है वो दो तरह का बताया है। डबल साल्ट बन सकता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन। तो देखो हम लोग बात कर लेते हैं अब जो दूसरा पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, मैंने अभी बताया डबल साल्ट अपने सारे आयंस का टेस्ट दे देगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सारे के सारे आयंस का टेस्ट नहीं देता है। एक्चुअल में जब हम लोग दो या दो से अधिक सॉल्ट को मिलाते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है, एक तो डबल साल्ट बन गया, और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उसका पार्ट एक जटिल आयन होता है। और उस कॉम्प्लेक्स आयन में जो अलग अलग आयन होते हैं वो दोनों अलग अलग आयन अपना अलग अलग टेस्ट नहीं देते हैं, वो कंबाइंडली एक ही आयन का टेस्ट देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले ले यहाँ पे। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी साल्ट मिलाया हमने, वो मैं बता दूंगा आपको, जनरली बहुत सारी चीजें हैं, और उनको मिलाने से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, सपोज K4FeCN6। ये सपोज एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। अब देखो एक जनरल रूल तो क्या कहता है, इसमें कौन कौन से आयन है, पोटेशियम प्लस Fe+2 या Fe+3 जो भी है, एक बार वो बात की कहानी है, और एक हमारा Cn-। तो एक जनरल रूल तो क्या कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन, ये जो कंपाउंड है वो इन तीनों का टेस्ट देना चाहिए। जब हम लोग इसका टेस्ट करें तो इन तीनों आयंस का टेस्ट आना चाहिए, तीनों आयंस का पॉजिटिव टेस्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक तो पोटेशियम का टेस्ट देगा, और पोटेशियम के बाद में जो दूसरा आयन है इसमें ये 4- का टेस्ट देगा। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया है। इसमें जो दो आयन बन सकते थे आयरन और Cn-, उनका अलग अलग टेस्ट नहीं मिलेगा, उनका अलग अलग टेस्ट नहीं मिलेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का ही टेस्ट मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखें। और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जो केवल मतलब सारे के सारे आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं, उनमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो बेसिक चीजें हैं, बस केवल याद रखना है आप लोगों को, ताकि आजकल कोई नहीं पूछता इन सब चीजों को, लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, बस थोड़ा सा समझ लेना आप लोग चीजों को, ठीक है। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो दोनों बनते हैं, वो प्रोसेस सेम है, लेकिन बनेगा कौन सा कंपाउंड वो नेचर पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन कौन से साल्ट को मिला रहे हैं, और कौन कौन से साल्ट को मिलाने से कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं या फिर डबल साल्ट बन। और डबल साल्ट में ये 3 एग्जाम्पल जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, पोटासियम का, मोर सॉल्ट का और कॉर्नेलाइन, ठीक है। यहां तक एक बार आप लोग ध्यान रख लेना, ये सिंपल चीजें हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान रख लेना आप लोग, ध्यान क्या रखना है, अब हमें पता चल गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी खासियत क्या है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें अब, तो देखो अभी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, कौन सा आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन। अगर मैं उसी की बात करूं सपोज, तो मैंने लिख दिया FeCN6 4-, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन में ये जो एक तरह से स्पेसीज होती है, इसको बोलते हैं लिगेंड, क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड बोलते हैं। मैं सारा बताऊंगा, पहले एक चीज समझ लो आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड बोलते हैं। अब देखो लिगेंड के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर 2 टाइप के होते हैं, ये सबसे पहला पार्ट है। और लिगेंड के बेसिस पर कैसे, ध्यान से समझना, एक होते हैं होमोलैप्टिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। और दूसरे होते हैं हिट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स लिख दो इसको, और इसको लिख दो हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो इस लिगेंड के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, और इसको डिसाइड करने का सीधा सा क्राइटेरिया है कि अगर आपके जितने भी लिगेंड है, अगर वो सारे के सारे सेम लिगेंड हैं, ध्यान रख लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सपोज कोबाल्ट अमोनिया ऑल 6 और 2+, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट मैंने लिखा है ये। और यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे या यहाँ पे इसका काउंटर आयन और आता है, अभी वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो इसमें जो जितने कितने लिगेंड है, इसमें 6 लिगेंड है, और 6 के 6 लिगेंड सेम है। एक तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो होगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे उसको हम लोग, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, में भी इसको होमोलैप्टिक ही बोलते हैं। और अगर जितने भी लिगेंड है, और वो लिगेंड सेम टाइप के नहीं है, चाहे 2 टाइप के हो, चाहे 3 टाइप के हो, चाहे 4 टाइप के हो, चाहे 5 टाइप के हो, लेकिन सेम लिगेंड नहीं है, डिफरेंट लिगेंड है, ध्यान से समझ लो क्या है, डिफरेंट लिगेंड है, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हिट्रोलैप्टिक। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं N2Fe, ये मैं आप लोग डिस्कस कर ही लेंगे लिगेंडों के बारे में, एक बार केवल सिंपल हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ +1, तो ध्यान रखना, देखो इसमें 2 लिगेंड तो हैं, EN थाइलिन डाइएमीन बोलते हैं EN को, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये Cl2, मीन्स अलग अलग लिगेंड है, और इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे हमें, हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना, ये जो लिगेंड वाला पार्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बेसिस पर बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोलैप्टिक और हिट्रोलैप्टिक। अगर सारे के सारे लिगेंड सेम है तो होमोलैप्टिक, इसमें तो कोई एग्जांपल बताने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, सीधा देखना
कि लिगेंड एक ही टाइप के हैं या अलग अलग है, ठीक है। या फिर दूसरा देख लेना, अगर किसी में दो टाइप के लिगेंड हैं तो वहां से दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब देखो, अब एक जनरल आइडिया दिया है मैंने, बाकी अगर बेसिकली बात करें हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस टाइप से लिखा जा सकता है, मतलब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं बताता हूं। आपको ध्यान रखना है एक तो ये कि एक जनरल टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन में ही एक जनरल टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स हमें यूज करेंगे बार बार, वो सारा आपको पता होना चाहिए। और वो जनरल टर्मिनोलॉजी और या जनरल जो टर्म्स है वो क्या क्या है वो आप लोग देख लो। देखो सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं यहाँ पे, ये एम एल, यहाँ पे एक्स है, इसको ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। ये एक जनरल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं चलो एक बार ए और लिख देता हूं, ठीक है। ये पूरा हमारा एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो ये ए कुछ कॉम्प्लेक्स में यहां पर हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स में यहां पर हो सकता है, वो मत समझना कि हमेशा बाद में लिखा जाएगा, वो आप खूब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो वो पता चल जाएगा, तो वो आप लोगों को ज्यादा। अब देखो होता क्या है इसमें, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, अब अच्छी तरह से समझ लेना। देखो आप लोग देखो, ये जो एम है ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल मेटल आयन को। ये मैं देखो लिखने की बात अलग है, ये मेटल आयन, आयन भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो हम लोग क्राइटेरिया कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, हमने ऐसा क्यों बोला। वो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, सेंट्रल मेटल आयन लिखते हैं उसको, बस। ये अब ये जरूरी नहीं है कि आयन ही हो, ठीक है। इसको एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लिगेंड को, ठीक है। ये जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है काउंटर आयन को, ध्यान रख लेना। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन। कि जब डिसोसिएट होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयोनाइज्ड होगा या डिसोसिएट होगा, तो ये जो ए है वो एज ए काउंटर आयन अलग हो जाएगा। आयोनाइज्ड होने के बाद जो भी ए प्लस ए माइनस कुछ भी, वो कैटायन मतलब नेगेटिव के साथ जाएगा कि पॉजिटिव के साथ जाएगा वो अलग कंसेप्ट है, वो आगे की बात है। बट ये हमेशा एज ए काउंटर आयन इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये एक्स जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, मींस उपसह संयोजक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और उपसह संयोजक संख्या क्या होती है सबको पता है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 12 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 हो जाएगा, 4 ही लिगेंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के बाहर जो भी एरिया होता है, पहले तो मैं इस ब्रैकेट वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इस ब्रैकेट वाले एरिया को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, मतलब यहां से यहां तक जो है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये जो बाहर का पार्ट है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं
आयोनाइजेशन स्पेयर, क्योंकि आयोनाइजेशन इसी पार्ट में होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन और मेटल अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों एज ए कॉम्प्लेक्स आयन ही टेस्ट देते हैं। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसमें आयोनाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन जो इस कोड ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। और इसमें जो है आयोनाइजेशन स्पेयर वाले पार्ट में आयोनाइजेशन होता है, इसमें जो भी आयंस होंगे वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हो ब्रैकेट वाले पार्ट में मेटल और लिगेंड है, आपको सबको पता है वो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। लेकिन देखो जैसे इस ब्रैकेट से बाहर निकला, ये ए जो है वो आयोनाइज्ड हो जाए, ए प्लस या ए माइनस किसी भी फॉर्म में वो चला जाए। तो ये सारा एक जनरल क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे क्या कंसीडर करते हैं। इसके अलावा देखो अब कुछ चीजें और पता होनी चाहिए आप लोगों को। कुछ चीजों में देखो मैं केवल बता रहा हूँ, डिस्कशन हम लोग एक एक करके कर लेंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। देखो मैंने अभी आपको बताया है, ये जो आयोनाइजेशन स्पेयर है इसमें जैसे ही ये ए जो है आयोनाइज्ड होगा, और ए के आयोनाइज्ड होने से, मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ए के आयोनाइज्ड होने से आपके पास बन जाता है ये, मान लो प्लस मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आयन बन गया इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स आयन। इसके अलावा देखो एक जो है यहीं पे हम लोग बात की जाती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये देखो ये तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग कैसे इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें इस लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि ये लिगेंड कैसा है, इस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमें जनरली क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है वो हम लोग एक बार देख रहे हैं बस, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, एक जो है यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें इस पार्ट पे, यहाँ पे जो भी चार्ज है इस चार्ज को कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज बोला जाता है। क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। देखो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, जनरली मैंने बता दिया है फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, पर आप लोग फटाफट देख लो। हम लोग कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़े उससे पहले किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लिक करनी, फटाफट चेक कर लो आप लोग। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें क्या क्या चेक करना है और क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या आइडिया होना चाहिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। आगे चले, कोई इशू नहीं है यहां तक। ये सब देखो ये एक ऐसा चैप्टर होगा आई थिंक जिसमें शायद किसी को कभी कोई इशू नहीं आता होगा। बस जहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं मैं बता दूंगा, बाकी ये सब चीजें देखो बीएससी करते वक्त, ट्वेल्थ मान लो चाहे बीएससी मान लो, इस चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ता है बच्चा। और हर बच्चे की मेंटेलिटी भी यही है कि यहाँ से क्वेश्चन हो भी जाता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप लोगों मतलब गलत होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन हो भी जाता है। बट सारी चीजें जो हम लोग समराइज कर रहे हैं एक बार, वो सारी चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो आगे क्या है कहानी। अब देखो सबसे पहले जो कहानी आएगी, कोऑर्डिनेशन को हम लोग स्टार्ट करें। देखो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है कोऑर्डिनेशन के बारे में,
सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात की जाए तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखो, एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो सारा पता होना चाहिए एक सिस्टमेटिक कि हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, समवायता की, और दो तरह की पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। सारा देखो सिलेबस में मेंशन है भाई आपके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग की, कोऑर्डिनेशन जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग की बात की हमने, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करेंगे। और बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे हम लोग दो थ्योरीज पढ़ेंगे, पहले हम लोग वीबीटी पढ़ेंगे और फिर हम लोग सीएफटी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोनों थ्योरी हमने वहां पे डिस्कस की थी और दोनों थ्योरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड इनका दोनों का कंपैरिजन हमें पढ़ना है। और जो सीएफटी जब हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले वीबीटी आई, वीबीटी की वही बहुत सारी कमियां रह गई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कलर वगैरह मैग्नेटिज्म वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए फिर सीएफटी थ्योरी आई, ठीक है। उसके बाद अगर हाई लेवल पे आपको सबको पता ही, फिर हम लोग एलएफटी और पढ़ते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी और पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहीं तक मेंशन है। इसके बाद हम लोग सीएफटी के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीएफएसई की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। इसी के बेसिस पे जो लिगेंड होंगे, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, उन लिगेंडों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। और यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सीएफएसई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत बात कर लेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर लेंगे। और फिर एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जॉन टेलर डिस्टोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें डिस्टोर्शन क्यों आता है और किस कंडीशन में आता है, और डिस्टोर्शन आने से होता क्या है, उसकी स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन में। देखो ये सारा आपका सिलेबस का एक माइंड मैप है, इस पूरे सिलेबस को हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है। लेकिन देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, इस पूरे सिलेबस को पढ़ने से पहले हमें एक मेजर कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो मेजर कंसेप्ट है हमारा, सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए लिगेंड्स का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना लिगेंड के हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकते, वर्नर थ्योरी नहीं पढ़ सकते, नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ सकते, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ सकते, बॉन्डिंग नहीं पढ़ सकते, सीएफटी नहीं पढ़ सकते। तो हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा होगा लिगेंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लिगेंड के बारे में। देखो लिगेंड क्या है सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। मैंने अभी जैसे कोई भी एक ऐसा इस तरह का कॉम्प्लेक्स आयन मैंने बनाया था, यहाँ पे N+ मान लो, तो ये वाला पार्ट जो है वो लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो लिगेंड का नोमेनक्लेचर, एक तो लिगेंड का नोमेनक्लेचर और एक लिगेंड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई एक साथ हैं।
दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक लिगेंड दोनों कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं पहले। कोई भी लिगेंड बेसिकली चार्ज के बेसिस पर तीन तरह का हो सकता है। नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, तब उस पर नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव लिगेंड हो सकता है, एग्जांपल्स में एक साथ बता दूंगा आप लोगों को। और एक जो है वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रख लेना कि अगर आपका लिगेंड नेगेटिव है तो उसमें जो हम लोग, जब हम लोग उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे, उसमें अगर उसका जैसे ना, जब कोई भी नेगेटिव लिगेंड है जब उसका नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा, उसमें जो अनुलग्न होता है वो ओ यूज किया जाता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन से बन जाएगा क्लोरो। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ब्रोमीन से क्या बन जाएगा, ब्रोमो। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा हमारा वर्ड, तो क्या कहेंगे, तो क्या यूज करेंगे, ओ। अगर आपका पॉजिटिव लिगेंड है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईएम, IUM। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखें। और देखो अगर आपका लिगेंड अगर न्यूट्रल है तो उसका जनरल नेम लिखा जाता है, जैसे वाटर को एक्वा लिखा जाता है, अमोनिया को एमिनो लिखा जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ ऐड करें उसके नाम में, वो जनरल नेम आप लोगों को याद रखने हैं। उसमें कोई ओ ऐड करने वाली या IUM ऐड करने वाली कहानी नहीं होगी। वो सिंपल तरीके से, जैसे वाटर को एक्वा लिखते हैं हम लोग, अमोनिया को क्या लिखते हैं, एमिनो लिखते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव है तब हम लोग उसके लास्ट में ओ ऐड कर देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो उसमें हम लोग क्या यूज कर देंगे, EM यूज कर देंगे, IUM यूज कर देंगे। तो देखो नोमेनक्लेचर की कहानी तो यही सिमट जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आपके पास पता चली जाएगा लिगेंड्स में कि ये नेगेटिव लिगेंड है कि पॉजिटिव लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये नाम लिख देंगे। न्यूट्रल वाली कहानी क्लियर हो गई। तो देखो चार्ज के बेसिस पर अगर लिगेंड्स देखे जाएं तो तीन तरह के लिगेंड होंगे। हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो, और हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड हो, कोई चार्ज नहीं हो उसमें। ठीक है, अब देखो तो लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन था वो एक टाइप से क्लासिफिकेशन खत्म ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज के बेसिस पर लिगेंड तीन तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके की बात करते हैं लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स के लिए अगर हम लोग बात करें डेंटिसिटी के बेसिस पर, डेंटिसिटी के बेसिस पे बात करें अगर हम लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंतुकता। इसका मतलब मैं बता देता हूं कि कोई भी लिगेंड किसी भी मेटल से कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। अगर कोई लिगेंड एक ही एटम से जुड़ा हुआ है, मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपका जो लिगेंड है उसमें कितने डोनर एटम हैं, उसके बेसिस पर हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं उसको। और इसके बेसिस पे देखो आपका लिगेंड जो है वो मोनोडेंटिक हो सकता है, बाइडेंटिक हो सकता है। मोनोडेंटिक का मतलब लिगेंड का केवल एक ही एटम मेटल से जुड़ेगा, बाई का मतलब दो एटम जुड़ेंगे, ट्राई का मतलब तीन एटम जुड़ेंगे, टेट्रा का मतलब चार एटम जुड़ेंगे, और पॉलीडेंटिक मतलब चार पांच और इससे ज्यादा लिगेंड के जो एटम है वो मेटल से जुड़ सकते हैं। देखो ये सारे एग्जाम एक बार एक केवल एक क्राइटेरिया ले लेना। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है, किस टाइप से। एग्जाम्पल्स हम लोग सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। जब कोई भी लिगेंड लिखेंगे तो उसका देखो उल्टा पढ़ना है अब आपको।
पहले हम लोग क्या करते थे, टाइप पढ़ के एग्जाम्पल याद करते थे, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल रख करके उसका टाइप ढूंढना है। ये किस तरह का लिगेंड है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मोनोडेंटिक है कि बाइडेंटिक है, ट्राइडेंटिक है या पॉलीडेंटिक है। तो जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो ज्यादा क्लियर होगा अगर हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे तो। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते आए हो, कोई भी पढ़ लिया पहले क्लासिफिकेशन, उसका एग्जाम्पल देख लिया। अब आपको क्या करना है, पहले एग्जाम्पल रखो और फिर उसका क्लासिफिकेशन करो अपने नॉलेज के बेसिस पर। ठीक है, तो डेंटिसिटी के बेसिस पर कितने टाइप का हो सकता है, जो भी है, मोनोडेंटिक, बाइडेंटिक, ट्राइडेंटिक, पॉलीडेंटिक। क्राइटेरिया क्या है इसका, लिगेंड के जितने एटम मेटल से जुड़ेंगे या मेटल में लिगेंड में जितने डोनर एटम होंगे उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग लिगेंड्स का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग नेचर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसकी नेचर कैसी है, उसके बेसिस पर भी लिगेंड्स को क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्या होगा, बेसिकली हम लोग इसके बेसिस पर पूरे लिगेंड्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, पहला जो होगा वो होगा जनरल और ट्रेडिशनल लिगेंड। जनरल और ट्रेडिशनल लिगेंड, और जनरल और ट्रेडिशनल लिगेंड को हिंदी में बोलेंगे सामान्य और पारंपरिक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो केवल अपना लोन पेयर जो भी है या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जो भी है वो मेटल को डोनेट करते हैं। इस तरह के जो लिगेंड है वो ट्रेडिशनल लिगेंड होते हैं, जैसे OH माइनस मान लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, NH2 माइनस मान लो। ये इस तरह के लिगेंड हैं जो केवल इतनी सी इंटरेक्शन करते हैं कि अपना लोन पेयर जो भी है वो मेटल को डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये पहला है, कौन से बेस पे, इसके अलावा देखो जितने भी Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, ये सारे इसी लिगेंड की कैटेगरी में। अब दूसरे टाइप के लिगेंड हम लोग देखते हैं। दूसरे जो लिगेंड होते हैं, देखो ये जरूर ध्यान रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है नॉन ट्रेडिशनल, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नॉन ट्रेडिशनल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नॉन ट्रेडिशनल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई ग्राही लिगेंड। देखो जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जैसे Cn, CO, NO प्लस, R3P, ध्यान से समझना, ये सारे ऐसे लिगेंड हैं जो अपना लोन पेयर मेटल को तो देंगे ही, अपना लोन पेयर मेटल को तो देंगे ही, लेकिन साथ में मेटल से भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल से लोन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, क्योंकि ये मेटल जो देता है इस लिगेंड को वो बेसिकली उसके पाई स्टार में जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्जिक प्रोसेस। सिनर्जिक प्रोसेस, और हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे सिनर्जिक प्रोसेस को हिंदी में, सिनर्जिक को क्या बोलते हैं भाई, एक जनरल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, पर बताना आप लोग।
सिनर्जिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनर्जिक को क्या बोलेंगे? सह संबंध कुछ ऐसा बोलते हैं। सिनर्जिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? रिप्लाई करो भाई फटाफट, आप लोगों को तो याद होगा। सिनर्जिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो भी है, एक बार देख लेना आप लोग, है ना। सिनर्जिक को हिंदी में कुछ सह संबंध, कुछ याद नहीं आ रहा, पता था, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो क्लियर हो गया। नॉन ट्रेडिशनल और पाइएसेप्टर का मतलब क्या है? जैसे देखो, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखो सीओ का तो हमने अच्छे से डिस्कस किया है ना। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, सीओ का अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखो इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जो होगा वो मेटल को डोनेट कर देगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखो आपको पता है, मैंने उस दिन भी बताया था, देखो अब ध्यान से समझना, इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो दो पाई बॉन्ड हैं, वो एक तो बना है px की ओवरलैपिंग से, और एक बना है py और py की ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, जब इसकी एमओटी डायग्राम बनाएंगे तो पाई स्टार भी होगा। तो अगर ये मेटल है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पाई स्टार को देता है। इसको बोलते हैं सिनर्जिक प्रोसेस। तो सीओ में आपको पता होनी चाहिए सारी कहानी अपना। मैंने उस दिन भी बताया था, ये लोन पेयर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा। मींस जब कोई मेटल सीओ के साथ बॉन्डिंग करता है तो अपने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लोन पेयर को डोनेट करता है। और जब बैक बॉन्डिंग होती है, पश्चाबंधन होता है, तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अपने पाई स्टार में लेता है। वो पाई स्टार हो सकता है px का हो, या फिर py pi इंटरेक्शन से बना हुआ पाई स्टार हो। समन्वित बंध, सहक्रियात्मक, हाँ, सहक्रियात्मक वर्ड हम लोग कई बार यूज करते हैं, ये थोड़ा सा देख लेना बस। सहक्रियात्मक, ये थोड़ा सा ध्यान रख, ठीक है। तो ये दो तरह के लिगेंड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड मेट। देखो एक तरह के लिगेंड और होते हैं इसके बेसिस पर, और वो मैं बता देता हूं। तीसरे टाइप के लिगेंड, तीसरे टाइप के लिगेंड क्या होते हैं? पाई डोनर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एंड पाई एक्सेप्टर। ये थोड़ा सा समझना आप लोग। देखो ऊपर के जो दो लिगेंड मैंने बताए हैं ना, वो लिगेंड हमेशा लोन पेयर डोनेट कर, जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल लिगेंड हैं वो हमेशा लोन पेयर डोनेट करते हैं। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो पाई बॉन्ड डोनेट करते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लें, आपको सबको पता है, अगर इथाइलिन की बात करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? दो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक्चुअल में जुड़ता भी दो जगह से है, फिर मेटल से। तो ये जो जुड़ने की बात है, इसको बोलते हैं हैप्टिसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नीटा से। ऐसे लिख दिया जाता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब इसके दो एटम जुड़ेंगे और दो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग सेम कंसेप्ट है, तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अगर ये एक्सेप्ट करेगा, अगर बैक बॉन्डिंग होगी, सिनर्जिक प्रोसेस होगी, तो लेगा भी किस में? ये पाई स्टार में दे रहा है पाई, और अगर सिनर्जिक प्रोसेस होगी तो लेगा किस में? पाई स्टार में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बेंजीन की बात कर ले, देखो आपको सबको पता है, बेंजीन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दो 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 चार और दो छह, दो भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, और छह भी कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको लिखा जाएगा नीटा 6, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन, क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। देखो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 2 6, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में जाते हैं। ये भी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नीटा लिखा जाता है मैक्सिमम, वो लिखा जाएगा 5, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम 5 एटम ही है। मैक्सिमम कितने एटम जुड़ सकते हैं, 5 एटम जुड़। क्लियर है। अब देखो वैसे तो कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ तक नहीं जाएगा, फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर ले। देखो इस टाइप के एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे क्रोमियम जोड़ दिया जाए, देखो इस टाइप के कंपाउंड, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं, दोनों मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसके, 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन के बाद की बात करें अगर हम लोग, एक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा इस तरह का, फेरोसिन। ठीक है, ये फेरोसिन स्ट्रक्चर है। देखो फेरोसिन में मैंने क्या बताया था, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन देगा और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 ये देगा 6 ये देगा, दोनों मिलाकर के 12 पाई इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखो अगर इस मेटल की इन दोनों रिंग के साथ अगर बैक बॉन्डिंग होगी, तो ध्यान रखना बैक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो पाई स्टार में। ठीक है, ऐसे ही एक वेल नोन कंपाउंड जो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन में, ए प्लेटिनम Cl3 और C2H4, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इसको बोलते हैं जैस साल्ट। क्या बोलेंगे इसको, जैस सॉल्ट या फिर जैस लवण। कंपाउंड में पढ़ते हैं वैसे स्टार्टिंग में, वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सर्च किया गया, खोज की गई थी, तो इस टाइप का कंपाउंड सबसे पहले सर्च किया गया था, क्योंकि इसमें जो प्लेटिनम है वो सीधा मेटल से जुड़ा रहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस हिसाब से। ठीक है, तो देखो जो मेटल और जो लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन हो रही है, उसके बेसिस पर भी हम लोग 3 तरह के लिगेंड पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ट्रेडिशनल लिगेंड, नॉन ट्रेडिशनल लिगेंड या मॉडर्न लिगेंड कह सकते हैं उनको, और तीसरा जो है वो पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। वो डोनेट भी पाई इलेक्ट्रॉन करेगा और एक्सेप्ट भी पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है लिगेंड्स का। देखो चार्ज के बेसिस पे, नेगेटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले